नमस्कार। YouTube ज्ञान साझा चैनल में आपका स्वागत है। चाप वलय और वायु प्रभाव चौथा चैप्टर कक्षा 8वीं पश्चिम बंग सरकार द्वारा अनुमोदित पुस्तक के चाप वलय और वायु प्रभाव से संबंधित जो इस पाठ में हैं, आज हम जानेंगे। चाप वलय का मतलब होता है प्रेशर बेल्ट्स और वायु प्रवाह मतलब कि हवा का बहना। तो जो चाप वलय है, पृथ्वी के ऊपर जिस तरह से पृथ्वी के चारों तरफ जिस तरह से ये बेल्ट बनाए गए हैं, ये जो आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, भूमध्य रेखीय चाप वलय, कर्क रेखीय अंचल या मकर रेखीय अंचल, ऐसे करके कुल पृथ्वी में आपका 7 प्रेशर बेल्ट है। और प्रत्येक प्रेशर बेल्ट में निम्न प्रकार के आपका तापमान होता है, हवाएं होती हैं, और इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। साथ ही साथ जो हवा, इसके साथ इन कारणों के कारण हवा जो उत्पन्न होते हैं और हवाओं का जो बहना होता है, वो हवा कितने प्रकार के हैं, कौन कौन है, प्रत्येक हवाओं का क्या विशेषताएं हैं, आदि संबंधित हम इस पाठ में जानेंगे। तो आप अगर यह पाठ पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद आपको यह कंसेप्ट इसमें से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आप सभी छात्र बंधुओं को इस पाठ में जो मुख्य चीज़ें हैं, मैं अपना वही प्रश्न एवं उत्तर जो है इसका पाठ का बनाया हूं, और इसी की मदद से आपके समक्ष इस पाठ का विस्तार पूर्वक जो कंसेप्ट है क्लियर करते चलूँगा, और प्रश्न का उत्तर भी बन जाएगा। इससे यह होता है कि पाठ जो इतने बड़े चैप्टर है, इसे पूरा पढ़कर समझाना वीडियो में संभव नहीं है। मुख्य चीज़ें जो है मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। विद्यार्थियों, आप इसे स्किप ना करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और तभी समझ में आएगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ चाप वलय और वायु प्रवाह से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर, जिससे आपका इस चैप्टर से संबंधित आपका समझ विकसित होगा। इस पाठ का जो प्रथम प्रश्न जो आपके समक्ष है, वायु चाप किसे कहते हैं? वायु चाप का मतलब है वायु में अपना वजन है, इस वजन से वायु पृथ्वी पर अपना दबाव बनाती है। इस दाब या चाप को वायु चाप कहते हैं। यहाँ वायु चाप होगा। तो पृथ्वी पर हवा का दबाव है, इस दबाव से जो आपका वजन या आपका प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को, उस दबाव को ही क्या कहते हैं? वायु चाप कहते हैं। इसी की सहायता से आपका आकाश में पक्षियों का उड़ना, एरोप्लेन का उड़ना, साथ ही साथ हवाओं के दबाव के द्वारा जो कार्य होते हैं वो आपका पूरा होता है। वायु दाब या वलय किसे कहते हैं? पृथ्वी पृष्ठ के ऊपर निर्दिष्ट समधर्मी वायु स्तर अनुभूमि रूप से प्राय 1000 किलोमीटर तक जुड़े पृथ्वी के कुछ वलय के आकार में वेष्टन करते हैं। इसे ही वायुदाब या वलय कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ मतलब पृथ्वी के आवरण जो है, उसके ऊपर उस एक निर्दिष्ट माने एक सही तरीका से समान धर्म वाले वायु का लेयर होता है। वायु लेयर होता है। ये कितना तक रहता है? ये प्राय 1000 किलोमीटर तक रहते हैं। पृथ्वी के कुछ वलय के आकार में वेष्टन करते हैं, वलय के आकार में वेष्टन करते हैं। इसे ही प्रेशर बेल्ट कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको चित्र में ले चलता हूँ। ये देखिए चित्र है जो आपका प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि कुल कितने प्रेशर बेल्ट है। ये प्रेशर बेल्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार के तापमान, इसके अलावा आपका हवाओं का प्रतिक्रिया, ये सब होती रहती हैं। और सूर्य की किरणें आपका इसी भूमध्य रेखीय अंचल में पड़ते हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, भूमध्य रेखीय अंचल के बारे में बतलाएं। यानी कि भूमध्य रेखीय अंचल जो पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रेशर बेल्ट है, क्योंकि ये बीच में है। अब बीच का भाग थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए भूमध्य रेखा जो है, विषुवत रेखा भी कहते हैं इसको। ये 0 डिग्री इसका मान होता है, और इस मान में आपका सूर्य की किरणें
माफ़ करिए, मान बोल रहे हैं, इस बेल्ट के तरफ सीधा आपका सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। आपको मैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है भूमध्य रेखीय अंचल के बारे में थोड़ा यहाँ पर दिया हूँ, इसको देखकर मैं आपके समझ पढ़ता हूँ और आपको इससे क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा कि भूमध्य रेखीय अंचल में क्या क्या घटना घटित होती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 से 5 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य विस्तृत अंचल या क्षेत्र को भूमध्य रेखीय अंचल कहते हैं। इसका नाम क्या है? बीच वाला हरा जो दिखाई दे रहा है भूमध्य रेखीय अंचल। इस अंचल में एक वायुचाप की पेटी या वायुचाप वलय स्थित होती है। ठीक है, इसी रेखा में एक वायु का चाप या प्रेशर बेल्ट होता है। और इस वलय की सृष्टि क्यों हुई? भूमध्य रेखीय अंचलों में सूर्य की किरणें संपूर्ण वर्ष लंबवत पड़ने के कारण यहाँ वायु संवहनीय पद्धति से गर्म होती है। सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ होती है? आपका इसी भाग में, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है सीधा इधर पड़ती है। ठीक है, इस अंचल में जल भाग का विस्तार अधिक है। उष्ण वायु में जल व वाष्प को धारण करने की क्षमता अधिक होने से वायु हल्की हो जाती है, इसका घनत्व कम होता है या हल्की वायु प्रसारित होकर ऊपर की ओर उठती है। क्या है कि यहाँ पर आपका जल भाग मतलब कि समुद्र, नदियाँ, ये सब ज़्यादा हैं, जिससे क्या है जल वाष्पीभूत होकर और गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठ जाती है। तीसरा है यह ऊर्ध्वगामी वायु पृथ्वी की आवर्तन गति के कारण, आवर्तन मतलब कि घूर्णन गति के कारण उत्तर और दक्षिण दिशा में प्रभावित हो जाती है। इस अंचल में वायु का परिमाण कम हो जाता है। ये क्या होता है, यहाँ पर से यहाँ चल जाता है हवाएं बहकर और ठीक उसके ऊपर उत्तरी ध्रुव में चल जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ प्रश्न है एक जो आपको बतलाना है। ये जो आपका लाइन जो गया वायु अनुभूमिक भूमिक प्रभाव, मतलब वायु जो बहता है सीधा सीधा उसे क्या कहते हैं? वायु अनुभूमिक प्रभाव कहते हैं। और आपका जो वायु उल्लंब प्रभाव मतलब हवाएं उच्च निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ जाता है, फिर निम्न ताप से उच्च ताप तरफ की जाता है, वहाँ पर वायु उल्लंब प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ब्लू कलर का दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। भूपृष्ठ पर वायु के समानांतर गमन को, समानांतर में सीधा गमन को वायु प्रवाह या प्रवाह अनुभूमि कहते हैं। जो काला वाला आपका दिखाई दे रहा है नीचे ये वाला, ये और भूपृष्ठ के ऊपर से वायु के उल्लंबन गमन को, मैंने ऊपर से होकर जंपिंग करके जो जा रहा है उसको क्या कहते हैं? वायु उल्लंबन गमन को वायु स्रोत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वायु उल्लंबन प्रवाह या वायु स्रोत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य अंचल को शांत वलय क्यों कहा जाता है, कहते हैं? उत्तर है इसका, प्राचीन काल में इस अंचल के ऊपर से गुजरने वाले जहाज के मार्ग में व्यवधान के कारण वे रुक जाते थे। नाविकों ने इस अंचल को नाम दिया डोल्ड्राम, जिसका अर्थ है शांत अवस्था। होता क्या है कि इस जगह पर भूमध्य रेखीय अंचल जो आपका हरा रंग का जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हवाएं शांत हो जाती है, चलना नहीं हो पाता है हवाओं का ठीक से, जिस कारण से यहाँ पर भाग में जल भाग भी ज़्यादा है। तो जल भाग में आपके जो जहाज जाते हैं वो क्या है, रुक जाते हैं। और रुक जाने के कारण इनका नाविकों ने इस अंचल को नाम दे दिया है डोल्ड्रम, जिसका अर्थ है शांत अवस्था। अगला प्रश्न, कर्क व मकर रेखीय अंचल के बारे में बताएं। उत्तर, कर्क व मकर रेखा के बारे में मैं आपको ले चलता हूँ बुक का PDF में। यहाँ पर थोड़ा सा आ गया है, ये अश्वक्षांश आ गया है। चलिए मैं आपको बुक का इसमें ले चलता हूँ। उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में 25 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्यवर्ती अंचल को क्रमशः कर्क व और मकर रेखीय अंचल कहा जाता है। ये है उत्तर, ऊपर का भाग, और नीचे है आपका दक्षिण। ठीक है, इसका माप कितना है आपका 25 से 35 डिग्री। यहाँ से आपका ये जो है आपका कुल 30 है, यहाँ पर 0 से लेके यहाँ से 0 शुरू हो रहा है आपका, फिर उसके नीचे आ जाएगा आपका 1 2 3 इस तरह करके आपका 25 से 30, मतलब कि ये जो स्थान देख रहे हैं आप दिया हुआ है 30, 25 से 35 नीचे तक, ये जो पीला रंग का नीचे लाइन देख रहे हैं ये वाला, और ये ऊपर का। ठीक है, 25 से 35 अक्षांश रेखा के मध्यवर्ती अंचल को क्रमशः कर्क और मकर रेखीय अंचल कहा जाता है। इस दो अंचल में 2 वायुचाप वलय स्थित है। भूमध्य रेखीय सवलय की तरह इन्हें भी क्रमशः कर्क रेखीय शांत वलय और मकर रेखीय शांत वलय का नाम दिया जाता है। भूमध्य
इन्हें भी शांत वलय या मकर रेखा शांत वलय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, देखा जाए कि दोनों अंचलों का उच्च दबाव युक्त या निम्न दबाव युक्त भूमध्य रेखीय अंचल से उष्ण आर्द्र और हल्की वायु ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है। इस ऊर्ध्वगामी वायु की उष्णता क्रमशः कम होती जाती है। वायु ठंडी और भारी होकर ऊपर पहुंचती है, जहां इसका घनत्व बढ़ जाता है। यहीं ठंडी और भारी वायु कर्क और मकर रेखीय अंचलों में उतरती है। फिर ध्रुवीय अंचल से ठंडी और शुष्क वायु नीचे उतरकर इन दोनों उष्ण अंचलों में पहुंचती है। दो विपरीत धर्मी वायु के दो उष्ण अंचलों में मिलने से वायु का परिमाण बढ़ जाता है, घनत्व भी बढ़ जाता है। देखिए, यहाँ से क्या होता है कि आपका वायु जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे, और यहाँ से कौन सी हवाएं जाती है? आपका गर्म हवाएं जाती है। फिर गर्म हवाएं यहाँ से फिर क्या होगा, और ऊपर जाने से यहाँ से भी गर्म हवाएं जाते हैं, ऊपर से भी गर्म हवाएं जाते हैं। और इसके उपरांत फिर नीचे में फिर आपका ये यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाता है तो गर्म हवाएं क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे ठंडा में बदल जाते हैं। इसके ठीक ऊपर में भी जाइएगा, इसी तरह आपका ये गर्म हवाएं यहाँ से जाते हैं कर्क रेखीय में, और फिर कर्क रेखीय से फिर इसके ऊपर जाता है सुमेरु वृत्त में, फिर ऊपर जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते रहता है क्या होता है, वहाँ पर ठंड होता है, और ठंड से ये हवाएं गर्म से ठंड में बदल जाती है। तो यहाँ से जो जाते हैं, यहाँ से आपका गर्म से फिर यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, इस तरह बढ़ते बढ़ते और उल्टा यहाँ से फिर वापस आते हैं। तो इस तरह करके क्या हो जाता है, यहाँ पर गर्मी का स्थान की जगह ठंडी हवाओं का भार ज़्यादा होता है, और यहाँ पर इस स्थान में या पीला वाला भाग में जो आपका निम्न ताप ज़्यादा हो जाता है, या कह सकते हैं वायु का दबाव ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी हवाओं का आगमन हो जाता है और घनत्व बढ़ जाता है। और आप जानते हैं कि घनत्व मतलब भारीपन, तो यहाँ पर वायु का दाब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कर्क रेखीय और मकर रेखीय में वायु का दबाव कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जो लिखा हुई है दो विपरीत वायु धर्म, ये वाला पॉइंट में दो विपरीत वायु के दो उष्ण अंचलों में मिलने से वायु का परिमाण बढ़ जाता है, घनत्व भी बढ़ जाता है। और एक ऊपर वाला पॉइंट भी देख लीजिए, यहाँ ठंडी और भारी वायु कर्क और मकर रेखा अंचलों में उतरती है, ठंडी वायु, और फिर ध्रुवीय अंचलों से ठंडी और शुष्क वायु नीचे उतर इन दो उष्ण अंचलों में पहुँचती है। ध्रुवी से पहुँचकर फिर कहाँ जाती है, कर्क और मकर रेखा में। तो आप समझ गए हैं कि कर्क और मकर रेखा में जो गर्म हवाएं भूमध्य रेखा से जा रहे हैं, वो फिर उसके बाद उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से फिर वहाँ से आपका ठंडी हवाएं बनकर इस ध्रुव में, इस बेल्ट में चल आते हैं, और गर्मी का जगह हल्का रहता है, तो यहाँ पर ठंडी जगह घेर लेते हैं, मतलब ठंडी हवाएं आपका आ जाते हैं, और यहाँ पर वायु का दबाव ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अश्व अक्षांश क्या है? 16वीं शताब्दी में कर्क और मकर रेखीय अंचलों के शांत वलय से गुजरने वाले पाल युक्त जहाज़ों की गति यहाँ आकर रुक जाती थी। इस कारण यूरोप से आने वाले घोड़ों से भारे वाणिज्यिक जहाज़ों के पश्चिमी भारतीय द्वीपपुंज एवं अमेरिका पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। इस स्थिति में जहाज़ के भार को कम करने के लिए एवं आहार की पूर्ति की कमी भी होने से कुछ घोड़ों को अटलांटिक महासागर में फेंक दिया जाता था। इस कारण दोनों उष्ण अंचल 25 से 35 डिग्री उत्तर दक्षिणी को अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका कर्क व मकर रेखीय स्थान है, वहाँ पर क्या है कि वहाँ भी आपका वायु शांत हो जाता है, क्योंकि जो गर्मी के कारण जो हवाएं ऊपर चल जाती हैं, और उसके बाद उस जगह पर शांत हो जाता है हवाएं, और उस जगह पर क्या होती है, जो भी जल भाग पड़ते हैं उसमें से जो जहाज़ें चलती हैं, तो फिर क्या है कि रुक जाते थे, और रुक जाने के कारण फिर क्या करते थे, अमेरिकन लोग जब जाते थे तो अपने साथ जो घोड़ों को रखते थे उसको खाने का जुगाड़ कराना, और भारीपन के कारण उनको जहाज़ से फेंक देते थे, और जिससे क्या है जहाज़ हल्का हो जाता था, और जिससे आगे बढ़ जाते थे। इसी कारण घोड़ों के नाम से ही का नाम भी पड़ गया इस अक्षांश का, अश्व अक्षांश, ठीक है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि अक्षांश और देशांतर, अक्षांश की जो होती है आपका इस तरह से बनाया हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें जो अक्षांश पड़ती है उसका नाम अश्व अक्षांश रखा गया है, ठीक है। अब 6 के बाद 7 नंबर पढ़ते हैं। ध्रुवावृत प्रदेशीय अंचलों के बारे में बतलाएं। ध्रुवावृत प्रदेश मतलब आपका जो सबसे वाला ऊपर वाला भाग जो है वो ध्रुवावृत है। दोनों गोलार्धों में 60 से 70 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्यवर्ती अंचल में स्थित अर्थात सुमेरु वृत्त और कुमेरु वृत्त के बराबर में 2
वायुचाप वलय स्थित है। इन दो वायुचाप वलयों को उत्तरी गोलार्ध में सुमेरु वृत्त प्रदेश से वायुदाब वलय और दक्षिणी गोलार्ध में कुमेरु वृत्त प्रदेश से वायुचाप वलय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो 60 से 70 डिग्री आप देख पा रहे हो, यहाँ से ये लाल वाला, यहाँ से नीचे में भी। ठीक है, तो एक उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव का, तो 60 से 70 आपका कहाँ तक पड़ेगा, यहाँ तक। ठीक है, इसके ऊपर तक जो लाइन बना हुआ है दूसरी बेल्ट है। नीचे में भी आपका दिखा देता हूँ, 60 से 70 कहाँ पड़ेगा, यहाँ तक पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है, उसी को ध्रुवीय प्रदेशीय अंचल कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। इन गोलार्धों में ध्रुवीय अंचल की तुलना में पार्श्ववर्ती ध्रुववृत्त के प्रदेश अंचल की उष्णता अधिक होती है। इस कारण उष्ण अंचल की वायु गर्म और हल्की होकर ऊपर उठती है और प्रसारित होती है। क्या है कि यहाँ पर ध्रुवीय अंचल मतलब ऊपर वाली उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तुलना में यहाँ पर क्या है, गर्मीपन ज़्यादा रहता है। आप जानते हैं गर्मीपन मतलब कि ज़्यादा गर्मी रहने से हवाएं क्या है कि ऊपर उठती हैं और प्रसारित होती है। ठीक है, ऊर्ध्वगामी वायु पृथ्वी की आवर्तन गति के कारण उत्तर और दक्षिण की तरफ विक्षिप्त हो दोनों गोलार्धों के उष्ण और ध्रुवीय अंचल में उतर आती है और उत्तरी गोलार्ध के सुमेरु वृत्त प्रदेशीय अंचल से ऊर्ध्वगामी वायु उत्तर से विक्षिप्त हो उत्तरी ध्रुव अंचलों में एवं दक्षिण के विक्षिप्त वायु कर्क रेखा अंचलों में उल्लंबन स्रोत में प्रभावित होती है। इस कारण इन दो ध्रुवीय प्रदेशीय अंचल में वायु का परिमाण कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि गर्मी हवाएं जो हैं आपका ऊपर की तरफ चल जाती हैं, यहाँ भी और चल जाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, यहाँ पर जो गर्म होने के कारण यहाँ पर वायु का घनत्व जो है, भारीपन है, वो कम रहता है, क्योंकि गर्म हवाएं ऊपर जाती है और यहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं, ठंडी हवाएं यहाँ पर नहीं के बराबर रहती है, जिसके कारण यहाँ पर वायु के दबाव कम होते हैं। यहाँ पर वायु का दाब कम होते हैं। जहाँ पर ठंडी हवाएं रहेंगी वहाँ पर वायु का दबाव या घनत्व ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पर वायु गर्मी रहेगी वहाँ पर वायु का दबाव कम रहेगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं।